चलिए जय हिंद। आज हम शुरुआत कर लेते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है केसी सिन्हा भारतीय वन में अगर देखा जाए तो टोटल 16 चैप्टर है। ठीक है, 16 चैप्टर में हमारा पहला चैप्टर जो सेकेंड ईयर का है, उस पहला चैप्टर में पहला प्रश्न है जीवों में जनन। ठीक है, तो जीवों में जनन, इसका मतलब अब देखते हैं कि आखिर जीवों में जनन क्या है, किस प्रकार जीवों में जनन होती है। तो सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों में जनन होती है तो आखिर किस प्रकार के जीव में जनन होना चाहिए, अगर जीव में जनन होती है क्यों होती है, ये भी तो सबसे बड़ी बात है। जीव में जनन होने की वजह क्या है, क्या जीव में जनन नहीं होता तो क्या जीव संभव था, क्या जीव का अस्तित्व हो रहा पाता या नहीं रह पाता। तो यहाँ पर जीवों में जनन पढ़ना अति आवश्यक है, जीवों में जनन होना भी अति आवश्यक है। अगर चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, अगर वह जनन की प्रक्रिया नहीं करते तो आने वाला समय में उस जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पॉइंट दर पॉइंट शुरुआती दौर से करते हैं, पॉइंट दर पॉइंट समझा करके करेंगे। आप लोग क्या करिएगा, अपना कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, लिखिएगा जरूर, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा आप देखिएगा, किताब जिनके पास होगा वो देखिएगा। तो पहला यहाँ पर हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जीवन काल क्या है या जीवन अवधि क्या है। जीवन काल या जीवन अवधि क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक यही है। पहली बात है, जीवों में जनन का पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो जीवों में जनन। ठीक है, तो जीवन काल या जीवन अवधि क्या है। तो जीवन अवधि की यहाँ परिभाषा हम लिखाए हैं कि किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के अवधि को उसका जीवन काल कहते हैं। कोई भी जीव जंतु अगर जन्म लिया तो उसका एक मृत्यु होगा, उसी जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु होती है उस मृत्यु तक के हम लोग समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जीवन काल या क्या जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा हो, अगर वह 1998 में उनका जन्म हुआ तो कहीं नहीं उसका प्राकृतिक मृत्यु अगर 2025 में है तो उसके बीच का जो समय होती है वो इसका जीवन काल होता है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा कि जीवन काल क्या है, जीवन अवधि क्या है। तो किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, जब तक प्राकृतिक होता है मार देना, वो नहीं है, प्राकृतिक मृत्यु स्वेच्छा से जो मृत्यु आती है तो उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात समझना है कि प्रत्येक जीव जंतु एवं पेड़ पौधा को जो जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक जितना भी जीव जंतु है वो सब जीव जंतु या पेड़ पौधा, सबका जीवन काल एक ही नहीं होता, सबका जीवन काल अलग अलग होता है। चाहे उसका आकार सेम ही क्यों ना हो, अगर कोई जीव जंतु एक ही जैसा है, जैसे तोता और कौवा देख लिया जाए, दोनों एक ही जैसा है लगभग में, और दोनों का जीवन काल क्या है, अलग अलग है। एगो का तोता का जीवन काल 140 है तो कौवा का कितना है, 30 से 40, ये तो कम है, बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है दोनों में। जीवन काल में बहुत अंतर होता है। हालांकि आकार कुछ भी रहे, और कभी कभी देखते होंगे बहुत बड़ा जीव जंतु है फिर भी उसका जीवन काल कम होती है। तो यहाँ पर जितना भी जीव जंतु है, सभी जीव जंतु का क्या होता है, जीवन काल और पेड़ पौधा अलग अलग होता है, चाहे आकार समान ही क्या न हो। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कहता है कि एक कोशिकीय जीव का जीवन काल क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि वह अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो भी है,
एक कोशिकीय जंतु जो भी है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जितना भी एक कोशिकीय जीव है, सभी एक कोशिकीय जीव का क्या है, जीवन काल क्या है, अनिश्चित होता है। वो उसका मरना है ही नहीं, क्योंकि वह जन्म नहीं लेता है, वह टूट जाता है। अगर अमीबा की बात करते हैं ना, तो ये अमीबा है तो ये स्वतः इससे टूट करके अलग हो गया, एक नई जीव बना, मरता नहीं है, फिर इससे अलग हुआ, फिर इससे अलग हुआ, फिर इससे हुआ, फिर उससे जितना बना वो संतान से भी अलग हुआ, वो मरता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट रखना आपको ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, किस जीव जंतु का, इनमें से किसका जीवन काल अमर होता है या अनिश्चित होता है, तो एक किसी के जीव का मारिएगा। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट फिर आएगा कि बहुकोशिकीय जीव जंतु जो जीवन काल होता है निश्चित होता है। जैसे तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होती है, 1 से 2 सप्ताह होती है, जबकि बरगद का पेड़ का जीवन काल कितना, 200 वर्ष होता है। आप बात करिए तो अगर किसी जीव जंतु है, ठीक है, बहुकोशिकीय, जैसे हम हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, जो भी उठा ले, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव है। और जितना भी बहुकोशिकीय जीव है सबका जीवन काल निश्चित होता है, एक फिक्स टाइम है। 20 साल में, 30 साल में, 10 दिन में, 2 दिन में, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 वर्ष, हजारों वर्ष, कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, जितना भी बहुकोशिकीय जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सबका जीवन काल क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि एक कोशिकीय जीव का जीवन काल क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जीवों में जो जनन होती है उसका हम पहला टॉपिक आप लोग फेयर एक आराम से करते जाइएगा। तो जीवन काल या जीवन अवधि क्या होता है, किसी भी जीव जंतु को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जीवन काल को, प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को हम उसका जीवन काल कहते हैं। अगर 2001 में किन्हीं का जन्म हुआ, प्राकृतिक मृत्यु अगर 2080 में होगा, तो 1 से लेकर 80 तक के जो समय उसका जीवन काल हुआ। फिर जीवन काल सब जीव जंतु पेड़ पौधा का अलग अलग होता है, किसी का समान नहीं होता है। कोई भी पेड़ पौधा चाहे वो दिखावट के रूप में, आकार के रूप में, बनावट के रूप में, जो भी उसका एक जैसा ही क्यों ना हो, सबका अलग अलग होता है। अब यहाँ पर एक और था कि कोशिकीय जीव का जीवन काल क्या होता है, अनिश्चित होता है, अमर होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे हम लोग जो भी जीव जंतु बहुकोशिकीय आते हैं सबका निश्चित होता है, जिसमें हमने क्या किए हैं कि कुछ जीव जंतु का आपके सामने हमने क्या कर दिए हैं, यहाँ पर बनाए हैं। कुछ जीव जंतु का हमने जीवन काल हमने यहाँ पर नोट किए हैं, आप लोग नोट जरूर करिएगा। जैसे तितली की बात होती है तो तितली की बात जो जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह होते हैं। फिर तोता की बात करती है, तोता यहाँ पर शायद गलत लिख दिए हैं जी, ठीक है, 100 क्या कर दीजिएगा, 140 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर तोता थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तोता का क्या कर देगा, यहाँ पर मिस्टेक से हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक से हो गया होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। तो तोता का जीवन काल क्या हो गया, 140 वर्ष। फिर मगरमच्छ का देख लीजिएगा जीवन काल 60 हो गया, कौवा का 15 वर्ष हो गया, कुत्ता का 20 से 30 वर्ष हो गया, हाथी का 65 वर्ष हो गया, घोड़ा का 90 वर्ष हो गया, बंदर का 20 वर्ष हो गया। यहाँ पर देखो तोता लिखा हुआ भी है 140 वर्ष। तो कुछ जीव और बहुत से हो सकता है, और बहुत से जीव जंतु का होगा। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर गेहूं का पौधा का भी दिया रहेगा, मनुष्य का भी, बहुत चीज़ का जीवन काल रहेगा। तो आप वहाँ पर क्या करिए, जब कॉपी फेयर करिएगा आप लोग बुक रखिएगा, और बुक रख करके वहाँ पर जरूर लिखिएगा। और किसी बहुत सारा रहेगा, 30 कम से कम आप लोग को 15 से 20 को याद करना होगा, ठीक है। तो ये जीवन काल होता है, पर हमने कुछ उदाहरण के रूप में ले लिए हैं, इस प्रकार होता है सबका। देखो ना, सबका यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर तोता है और कौवा है, दोनों लगभग में उसका देखिएगा पंख बनावट कुछ हल्का फल्का मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन दोनों में फिर क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। किसी का शरीर देखिए बड़ा है, किसी का शरीर छोटा है, तो उसके हिसाब से भी, ठीक है। तो हम आगे आज बात करते हैं, आगे इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर और बात आती है जो आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखिएगा, सिकोया वृक्ष है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है।
दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जिसका जीवन काल जो होता है 3000 से 4000 वर्ष होता है, जो दुनिया का सबसे अधिक जीवन काल वाला पेड़ माना जाता है। सिकोया जो वृक्ष है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, उसका अगर जीवन काल आप देखिएगा ना तो 3000 से 4000 वर्ष है। अब बताइए इतना अधिक दिनों तक ये कितने पीढ़ी को ले सकता है। अगर कोई जीव, अगर कोई मनुष्य, मान लिया हम ही अगर कोई सिकोया वृक्ष को लगा दिए तो हम अपना पीढ़ी को देखें, हमारा बाल बच्चा को देखें, ये कई पीढ़ी इसके अंदर इस पेड़ पौधा को देख सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जंतु, इसको आप नोट में यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा, फिर जब कॉपी बनाइएगा तो वहाँ पर जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हमारा बात आता है कि अब हमारा जीवन काल तो हम समझ लेंगे, प्रत्येक जीव जंतु का जीवन काल अलग होता है, कुछ का उदाहरण हम आप लोगों को सामने लिख के भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे जीवों में जनन, तो उस जनन की बात हम यहाँ पर करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा हो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर लिया, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन एक घटना है, एक प्रक्रिया है। जनन ये नहीं कहिएगा किसी वस्तु का नाम है, ये हम नहीं कह सकते कि ये जनन है। जनन एक प्रक्रिया होती है, एक चरण से गुजरना पड़ता है। अगर हम हैं तो हम अपने संतान की प्राप्ति की इच्छा के लिए रखते तो जनन करना अति आवश्यक होता है। अगर कोई पेड़ पौधा है तो उसके जैसा ही एक और हमको पेड़ पौधा तैयार करना है, तो भी जनन करने की प्रक्रिया होती है। अगर कोई जीव जंतु है तो उसके जैसा अगर कोई जीव जंतु को प्राप्त करना है, तो उसको अगर जैसे कोई जीव जंतु को प्राप्त करना है तो भी क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जनन ही एक प्रक्रिया के माध्यम से हम कोई जीव जंतु को क्या करते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जीव जंतु को हम जनन के ही माध्यम से हम उसके जैसा संतान प्राप्त कर सकते। अगर जनन नहीं हो तो उसमें जीव जंतु का नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा बात क्या कहता है, अब हमारा जनन की प्रकार को हम देखेंगे। तो हमारा जो जनन होता है, जनन 2 प्रकार के होते हैं। हमारा जो जनन होता है वो जनन, हम थोड़ा सा प्रकार को देख लेते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन के हम प्रकार को देखते हैं। जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये दोनों को डिटेल्स में देखते हैं कि क्या कहता है। तो चलिए हमारा यहाँ पर आगे इसकी परिभाषा को देखेंगे। हमारा परिभाषा क्या है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर कहता है कि वैसा जनन जिसमें 2 जनक नर अर्थात मादा, वैसा जनन जिसमें नर और मादा आपस में क्या करते हैं, युग्मकों को मिलते हैं। मिलने के बाद जो हमारा संतान उत्पन्न होती है, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। यानी मोटा मोटी यहाँ पर बातें समझ ले, इस जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। वैसा जनन जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, नर अर्थात मादा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब थोड़ा लैंगिक जनन का थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका हमने फिगर कुछ बनाए हैं। हम यहाँ पर कुछ फिगर बनाए हैं लैंगिक जनन की, कुछ देखिएगा किस तरह से चरण गुजरती है। आप परिभाषा देख सकते हैं, परिभाषा वहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये स्टेप बना लीजिएगा। लैंगिक जनन, इसमें नर भाग और मादा भाग, नर भाग और क्या आएगा, मादा भाग आएगा, और दोनों आपस में नर से हमारा नर युग्मक बनके जिसका आकार एन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नर युग्मक का आकार कैसा होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में लिखल रहेगा आगुणित, आगुणित लिखा रहेगा। क्या रहेगा, आगुणित। आगुणित का मतलब एन आकार का रहता है, जो यहाँ पर हमने ये लिख चुके।
वही बात है, मादा से मादा युग्मक बनता है जिसका भी आकार n गुणित रहता है, n रहता है। और नर से नर युग्मक जिसे बनता है उसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। और मादा से मादा जो बनता है उससे हम लोग मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और ये अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलता है तो युग्मनज का निर्माण करता है जिसका आकार कै गुणित होता है, 2 गुणित होता है। जिसका आकार कै गुणित होता है, तो 2 गुणित होता है। और यही युग्मनज यह एक प्रकार की पोषक कोशिका बनाती है। जब ये दोनों मिलती है तो एक पोषक कोशिका बनाती है, डेवलप होता है। इसका आकार 2 गुणित होता है क्योंकि अंडाणु शुक्राणु मिल रहा है। और जैसे ही ये आगे बढ़ती है तो ये बढ़ने के बाद किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण हो गया। और भ्रूण आगे चल करके क्या निर्माण करती है, शिशु का निर्माण कर। तो इस आगे के चरण में और इसका जब डिटेल्स आएगा तो और इसमें हम आगे इस पर प्रश्न भी आता है कि जनन कौन से जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये सब प्रश्न पूछता है। तो फिलहाल के लिए हम परिभाषा बता दें, परिभाषा लिखने के बाद जब लिखिएगा तो ये चीज़ जरूर आप लिख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे करते हैं बात। अब देखिए यहाँ पर एक दो को आता है क्वेश्चन भी इसका, जब आप भारतीय वन का बुक बनाइएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आएगा कि युग्मनज जाइगोट क्या है। आखिर अभी जो हम पढ़े हैं फिगर में देखे हैं तो यहाँ पर जाइगोट युग्मनज शब्द आएगा। युग्मनज शब्द जो आएगा वो युग्मनज क्या होती है वो समझेंगे। तो नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक आपस में मिलती है, उससे मिलने से जो भाग यानी जो यहाँ पर थोड़ा सा जो कोशिका करना पोषक कोशिका, ठीक है, बल का निर्माण होता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और इसका आकार कितना होता है, युग्मनज का जो आकार होता है वो 2 गुणित होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कर पूछता है कि यहाँ पर युग्मनज क्या होती है। तो युग्मनज की अगर परिभाषा पूछ दे तो नर से नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा से मादा युग्मक अर्थात अंडाणु मिलती है, मिलने के बाद एक पोषक कोशिका का निर्माण करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज का आकार कितना गुणित होती है, 2 गुणित। अगली हम परिभाषा एक और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक और क्या है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। ये आपको देखो ये क्वेश्चन अब बनाइएगा ना किताब का, तो किताब में युग्मक जनन नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गैमेटो ऐसे करके, गैमेटो ऐसे करके पूछ दिया, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस ऐसे करके पूछ दिया है, ठीक है। अब बताइए गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस अगर पूछा है तो पहले उसके हिंदी अगर समझ लेते हैं, युग्मक जनन होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। कहता है युग्मक जनन का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनने की क्रिया को ही, यानी यहाँ पर आप देखिए किताब में लिखल है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डिटेल्स कर दिएगा कि युग्मक जनन का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि नर से नर युग्मक अर्थात शुक्राणु भी लगा सकते हैं, मादा से मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन हम कहते हैं, ठीक है। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया यहाँ तक वो आपको समझ में आया होगा। युग्मनज क्या है, जाइगोट समझ में आया होगा, लैंगिक जनन समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद अब जो है एक कौन जनन आती है, तो एक होता है अलैंगिक जनन। चलिए अलैंगिक जनन को अब हम कल कर लेंगे, आज सिर्फ शुरुआत हम किए थे। आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा, फिर कॉपी जरूर करिएगा। समझ में अगर अच्छा से आया होगा वीडियो को तो एक अपना कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है, और शेयर लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। के सर फोन